चलिए हम क्लास शुरू करते हैं ना। जैसा कि आप सब जानते हैं, सूफी काव्य परंपरा देख रहे हैं हम। सूफी काव्य परंपरा देख रहे हैं, काव्य धारा या काव्य परंपरा जो भी है, मतलब हम उस साहित्य को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें भी हमने अब तक क्या देखा है, बहुत सारे कवियों की बात करी थी। और बात करते करते अंततः हम चित्रावली की लास्ट कल जब हमारी बातचीत ख़त्म हुई थी तो चित्रावली पे हमने बात ख़त्म की थी अपनी। किसकी रचना है? उस्मान की रचना है चित्रावली। यहाँ हमने कल बात अपनी ख़त्म की थी, ठीक है। और आज जो हम बात करेंगे यहीं से आगे बढ़ेंगे। और रस रतन ये एक रचना है, रस रतन नाम से, ठीक है। किसकी रचना है? तो ये पुहकर कवि हैं, इनका नाम है पुहकर। तो पुहकर कवि की रचना है। और इसका जो नायक है रतन, रस रतन का, तो नायक का नाम है सोम और नायिका जो है इसकी रंभा। ये जो है इसके नायक और नायिका हैं। कब की रचना है? तो ये 1618 ईस्वी की रचना मानी जाती है। और किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी में, क्योंकि सूफी काव्य परंपरा लगभग अवधी में लिखा गया है, अवधी ही भाषा है उनकी। तो ये भी आपको रस रतन जो है पोहकर कवि की, ये भी आपको अवधी भाषा में ही मिलेगी, ठीक है। अवधी भाषा कहाँ की है? तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी में आपकी 3 बोलियाँ आती हैं। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियों की बात होती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां हमको पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी दिखाई देंगी। पूर्वी हिंदी की बोलियां, उसी में अवधी आती है। और अवधी हमारी रामचरितमानस की मुख्य भाषा है। रामचरितमानस अवधी में ही लिखा गया है, तो इसलिए आपको अवधी को ध्यान में रखना है। सूफी काव्य परंपरा में अवधी भाषा में ही आपको पूरा साहित्य, अधिकतर साहित्य आपको अवधी भाषा में ही दिखाई देगा, ठीक है। 1-2 रचना थी जो हमने कल बात कर ली थी, जो राजस्थानी का प्रभाव है, लेकिन उसके अतिरिक्त आपको सारी रचना अवधी में ही दिखाई देंगी। चाहे वो ज्ञानदीप हो, चाहे पद्मावत हो, चाहे पोहपावती हो, या फिर हंस जवाहिर हो, इंद्रावती हो, है अनुराग बांसुरी हो, यूसुफ जलेखा हो, बिल्कुल नई रचनाओं में भी देखेंगे। तो ये सबकी भाषा आपको अवधी ही दिखाई देगी, ठीक है। अवधी की भाषा के बारे में बाद में बात करेंगे हम, जब भाषा विज्ञान का टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो रचना है पोहकर की, रस रतन पोहकर की जो है, इसका नायक कौन है? इसका सोम नायक है। और इसकी नायिका कौन है? रंभा, ठीक है। और ये माना भी जाता है कि रंभा तो एक जैसे उर्वशी हैं, और वैसे ही रंभा का नाम भी माना जाता है कि ये भी जो है बहुत सुंदर मानी जाती हैं रंभा, ठीक है। वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको इतना याद रखना है कि रंभा और सोम रस रतन के नायक और नायिका। नायिका का मतलब जो स्त्री पात्र है, जो मुख्य नायिका है ना, तो वो आपको इसमें दिखाई देंगे। रचना की इसकी क्या खास बात है? इस रचना की सबसे मेन, जो सबसे मुख्य खास बात हम इसकी मान सकते हैं, तो ये एकमात्र ऐसी सूफी रचना है, एकमात्र सूफी रचना है जिसमें विरह की सभी दशाओं का वर्णन मिलता है। सभी दशाओं का वर्णन मिलेगा आपको। क्या मतलब हुआ कि देखिए, विरह की हम पहले भी बात कर चुके हैं। विरह में 10 स्टेज होती हैं। एक प्रकार का विरह नहीं होता, विरह 10 प्रकार का होता है, ठीक है। और अलग अलग नाम है उनको। अंत में क्या होता है कि आदमी विरह की स्थिति में प्राण त्याग देता है। 10वीं स्टेज में क्या करता है कि जो प्रेमी या प्रेमिका होती है वो अपने प्राण त्याग देता है। कि पहले तो किसी को याद करता है, स्मृतियों में आती हैं, किसी को है ना किसी के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। तो सारी स्थितियाँ होती हैं, तो 10 पूरी दशाएं होती हैं। उन सारी विरह की दशाओं का वर्णन आपको
इस रस रतन रचना में जो पोहकर कवि की है आपको दिखाई देगा। और इसकी एक खास बात और क्या है, अगर आपको ये बात भी ध्यान में रख सकें तो जरूर रखें कि रस रतन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंतिम सूफी रचना मानी है उन्होंने, है ना। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से अंतिम सूफी रचना है रस रतन। अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहली रचना कौन सी मानी थी शुक्ल की, तो मृगावती थी, और वो अंतिम रचना किसको मानते हैं? रस रतन को। ठीक है, तो आप इस तरीके से कुतुबन और पोहकर कवि उनके पहले और आरंभिक कवि, पहले और अंतिम कवि हो जाते हैं। पहली रचना प्रथम रचना मृगावती है, किसके अनुसार? शुक्ल के अनुसार। शुक्ल की बात हो रही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बात करी है। हम पहले ही बात करते हैं, असायद की बात कर चुके हैं, मुल्ला दाऊद की बात कर चुके हैं, है ना, हंसावली की, चंदायन की, उस तरीके से। लेकिन शुक्ल के अनुसार, क्योंकि हमारे टीजीटी और पीजीटी के लिए उन लोगों के बारे में पूछा जाए इतना मुझे नहीं लगता, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में ज़्यादातर आपका केंद्र में कौन होंगे? शुक्ल ही होंगे। तो शुक्ल ने पहली सूफी रचना मृगावती को माना है और अंतिम सूफी रचना जो है वो रस रतन को माना है। ठीक है, इतनी बात। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और कवि हैं नियामत खां जान। नियामत खान जान ये एक कवि हुए हैं। ठीक है, और ये माना जाता है सूफी कवियों में कि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, है ना। तो किसी ने कहा कि ये 78 रचनाएं लिखी हैं इन्होंने, 78 रचनाएं, 78 रचनाएं सूफियों के बारे में। प्रेमानाखन जो रचनाएं हैं, कवि हैं, उसमें आपको 78 रचनाएं मिलेंगी, और 29 रचनाएं ऐसी हैं इनकी जो प्रेमाख्यान कह सकते हैं आप उनको, प्रेमा आख्यान, आख्यान, है ना, प्रेमाख्यान आप इनको जो इन्होंने लिखी हैं। प्रेमाख्यान का मतलब यही हो गया कि वो रचनाएं जो पूरी तरीके से प्रेम पर आश्रित हैं, यानी सूफी परंपरा पर आश्रित हैं। ठीक है, तो लगभग ऐसी 29 रचनाएं मानी गई, इनके द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि सूफी कवियों में, सूफी काव्य परंपरा में कवियों में सबसे अधिक रचनाएं अगर किसी ने लिखी हैं तो ये आपके नियामत खान जान ही हैं। ठीक है, और तो इनकी रचनाएं तो हम सारी याद नहीं रखेंगे, ये भी सिर्फ जानकारी के लिए दे दिया है। जैसे इनकी एक रचना है कामलता, है ना, एक है इनकी कथा कनकावती, जैसे मिलेगी इनकी कथा मोहनी। ठीक है, इन रचनाओं को इतना महत्व नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। जैसे कथा नल दमयंती, या कथा रत्नावली, कथा रूप मंजरी, है ना, कथा कमलावती। तो ये इस तरीके से आपको रचना है, और कथा तो बहुतों के आगे लगी हुई है ना, कामलता को छोड़ देंगे तो आप देखेंगे ज़्यादातर कथा मोहनी, है ना, कथा कनकावती, कथा रत्नावली, कथा कलंदर, कथा नल दमयंती की, है ना, कथा रूप मंजरी। तो इस तरीके की रचनाएं आपको मिलेंगी। तो आपको इस सारी रचनाओं के याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, खासकर आप टीजीटी और पीजीटी के लिए जा रहे थे। नियामत खान जान की रचनाओं के बारे में आप ज़्यादा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर याद रखिए कि सूफी कवियों में सबसे ज़्यादा रचना लिखने वाले, प्रेमानाखन काव्य लिखने वाले आपके नियामत खान जान ही हैं। ठीक है, ये तो रहे कुछ महत्वपूर्ण कवि, लेकिन हमारे जो सबसे ज़्यादा केंद्रीय पात्र हैं हमारे लिए साहित्य की दृष्टि से, जो हम टीजीटी पीजीटी की दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, तो वो हैं हमारे सूफी कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं सूफी कवियों में। इनकी हमें कोई भी बात नहीं छोड़नी है। जितनी ज़्यादा अधिक से अधिक जानकारी आप इनकी रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा कि चाहे तो पद्मावत से संबंधित प्रश्न आए, चाहे जायसी से संबंधित प्रश्न आए, लेकिन जायसी टीजीटी में आपके सिलेबस में पद्मावत भी लगी हुई है, पीजीटी में भी पद्मावत लगी हुई है, तो आप ये अनुमान और उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना पूरी रहेगी। जैसे कबीर हमारे संत परंपरा में महत्वपूर्ण है, वैसे सूफियों में हमारे लिए जायसी महत्वपूर्ण है।
कृष्ण परंपरा में हमको कौन महत्वपूर्ण होंगे, तो हमारे सूर हो जाएंगे, और राम काव्य में हमारे लिए सबसे ज़्यादा कौन है, तो तुलसी। ठीक है, इन चारों कवियों को कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, इन पर विशेष आपको ध्यान रखना होगा। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप रखें, इनकी कोई भी चीज़ आपसे छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, भक्ति काल में आपको ये 4 कवि जरूर याद रखने हैं। ठीक है, बात अब मलिक मोहम्मद जायसी की कर लेते हैं। कब जन्म हो रहा है, 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश का एक नगर था जायस, और इसी के नाम पर इनको जायसी कहा जा रहा है, क्योंकि इस कहाँ के रहने वाले थे, जायस के रहने वाले थे, तो इसीलिए इनको जायसी कहा जा रहा है। जैसे लोग अपना लगा लेते हैं ना, नाम के पीछे टाइटल लगा लेते हैं जहाँ से रहने वाले होते हैं, कि फलाने हैदराबादी, है ना, कोई भी नाम, जैसे उनका XYZ कोई भी नाम है, उनके अपने नाम के पीछे लगा लिया। जैसे आप अपने किसी शहर से आते हैं, आप अपने नाम के पीछे अपना शहर का जोड़ के लगा लें। जैसे अकबर इलाहाबादी, उसका नाम भी आता है तो वो इलाहाबाद का रहने वाला था। उस तरीके से आप जिस शहर से रहने वाले हैं उसका नाम लोग लगा लेते हैं। वैसे ही जायसी, इनका नाम तो मलिक मोहम्मद है, लेकिन नाम के पीछे क्या जोड़ा इन्होंने, जायसी। और ये जायसी किस अर्थ से, तो ये जायस के रहने वाले थे, जहाँ इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनको जायसी कहा जाता है। इन्होंने अपने नाम के पीछे जायस के रहने वाले, ये शहर का नाम है, एक नगर है। कहाँ है ये जायस, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी, उत्तर प्रदेश आप जिसको कहते हैं, वहीं पे आपको ये जायस एक जगह थी जहाँ इनका जन्म हुआ 1492 ईस्वी में। ठीक है, बात आएगी मलिक मोहम्मद के गुरु कौन थे, कहाँ से इन्होंने ज्ञान हासिल किया। तो इनके एक गुरु नहीं है, 2 गुरु हैं, दोनों गुरुओं का उल्लेख मिलता है। तो एक तो हैं सैयद अशरफ और एक है शेख मोहिदी। ठीक है, शेख मोहिदी, ये 2 नाम आपको दिखाई देंगे। तो अधिकतर तो शेख मोहिदी ही पूछा गया, सैयद अशरफ तो एक बार आया था नेट के एग्ज़ाम में, ये ऑप्शन में दिया था कि बताइए मलिक मोहम्मद जायसी का गुरु कौन है। तो शेख मोहिदी उसमें नहीं दिया गया था, लोग बहुत कंफ्यूज हुए कि सबको अधिकतर यही नाम याद रहा था, लेकिन उसमें ये भी था सैयद अशरफ। और दोनों ने माना है कि इनके 2 गुरु हैं, दोनों को उल्लेख मिलता है। उन्होंने खुद भी कहा कि सैयद अशरफ पीर प्यारा, ये जायसी की खुद की पंक्तियां हैं, सैयद अशरफ पीर प्यारा जी मोही पंथ दीन उजियारा। क्या कह रहे हैं जायसी इनके बारे में, कि सैयद अशरफ मुझे पीर की तरह, सैयद अशरफ को क्या कह रहे हैं कि वो पीर की तरह सैयद जो अशरफ हैं, और वो मुझे बहुत प्यारे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। क्यों, क्योंकि वे ही हैं जिन्होंने मुझे पंथ दिया या दिखाया, उजियारा, यानी जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, जो उजियारा पंथ है, वो दिखाने का काम किसने किया है, यानी ज्ञान किसने दिया है मुझे, सैयद अशरफ पीर ने, जो मुझे बहुत प्यारे हैं। ठीक है, तो यहाँ तो इस उल्लेख में तो पता चल रहा है कि इनके गुरु पंथ कौन दिखा रहे हैं इनको, तो इनको सैयद अशरफ पीर दिखा रहे हैं। और एक और इनकी पंक्तियाँ मिलती हैं कि गुरु मोहिदी सेवक में सेवा, कि गुरु मोहिदी सेवक में सेवा, चल उतायल जेही कर सेवा। ठीक है, कि यहाँ तो सीधा गुरु ही नाम किया है कि गुरु मोहिदी सेवक मैं सेवा, कि मैं सेवक हूँ उनका और उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। ठीक है, तो वही जो है मेरे गुरु हैं ना। यहीं पे आपको ध्यान देना है कि ये भी इनको अपने मोहिदीन को भी गुरु माना है इन्होंने, और उधर भी ये कह रहे हैं कि सैयद अशरफ पीर प्यारा जिन्होंने मुझे पंथ दिखाया है। तो ये दोनों ही पंक्तियों के आधार पर माना गया विद्वानों के द्वारा कि इनके एक गुरु नहीं बल्कि 2 गुरु हैं, और दोनों गुरु कौन कौन हैं, सैयद अशरफ और शेख मोहिदी।
ये 2 गुरु हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में इन दोनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन 2 उनके गुरु हैं, तो हो सकता है 2 नाम आपको ये मिले और कोई और नाम रख दे। तो आपको जायसी के इन दोनों गुरुओं का नाम याद रखना है, शेख सैयद अशरफ और शेख मोहिदी। ठीक है, जायस के रहने वाले थे, इसीलिए जायसी हैं। 1492 में जन्म हो रहा है। अब सवाल ये बनता है, ये पूछा जा सकता है कि बताइए मलिक मोहम्मद जायसी, क्योंकि हमने 4 परंपराओं की बात करी सूफियों की, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है कि बताइए मलिक मोहम्मद जायसी किस संप्रदाय में आते हैं, सूफियों की कौन सी परंपरा है जिस परंपरा में ये आते हैं। तो देखिए, जायसी को आपको एक खूब नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस पीर हैं, निजामुद्दीन औलिया, है ना। निजामुद्दीन औलिया, और ये किस परंपरा में आते हैं, तो ये चिश्ती हैं, ठीक है, चिश्ती संप्रदाय, ठीक है, चिश्ती संप्रदाय में आते हैं। तो ये निजामुद्दीन औलिया वाली जो परंपरा है उसी श्रेणी में आपको दिखाई देंगे मलिक मोहम्मद जायसी। इसी परंपरा में ये पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी का कौन सी सूफी परंपरा में आते थे, ठीक है। तो ये जायसी जो हैं आपके चिश्ती परंपरा में आएंगे। जो 4 परंपराओं का पीछे हमने उल्लेख किया था उनको याद रखने की कोई ज़्यादा आवश्यकता है नहीं आपको, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना है कि निजामुद्दीन औलिया वाली जो परंपरा है, चिश्ती संप्रदाय जो है, वहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं उसी में, ठीक है। और इनके जो गुरु हैं शेख मोहिद्दीन, वो किसके अनुसार है, एक बार पूछा था, शेख मोहिदी जो गुरु हैं जायसी के, ये किसने माना इनको, तो आज के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको गुरु माना है, और ग्रियर्सन ने भी जो है इनको अपना यही गुरु माना है कि इनके जो गुरु हैं वो शेख मोहिद्दीन हैं, ठीक है। तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी हैं और जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भी हैं शेख मोहिद्दीन। अब जन्म तो आपको जायस में दिखाई देगा। अगर इनकी कब्र पे जाना हो, कहाँ इनका मज़ार है, आज कब्र पे अगर जाएं, कहाँ इनको दफनाया गया है, तो आप जा सकते हैं जो वर्तमान में जहाँ से सांसद हैं स्मृति ईरानी, यानी जो राहुल गांधी जहाँ से इलेक्शन लड़े हैं, वो है अमेठी, ठीक है। तो अमेठी में आपको इनका जो कब्र है वो अमेठी में मिलेगी। अमेठी में इनको दफनाया गया था, ठीक है। और जायस में इनका जन्म हुआ है, इसीलिए जायसी कहलाते हैं। बात एक और पूछी गई थी, एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है, क्योंकि जायसी देखने में कैसे थे, काने थे, इनकी एक आँख खराब थी, इनको माता हुई थी, जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं आज के दौर में, इनको माता हुई थी और माता से इनकी एक आँख चली गई थी, इसीलिए बड़े कुरूप थे। कुरूप मतलब अच्छा रूप नहीं था, दिखने में बेकार थे, कुरूप थे। और इनकी कुरूपता को देखकर ही क्या हुआ था, उस समय का जो शाह वक्त है, तो कौन है उस वक्त का शाह वक्त, शेर शाह सूरी, पूछा जाता है बार बार, है ना, शेर शाह सूरी, ये उस वक्त में शासन कर रहा था। तो शेर शाह सूरी इनको देख के हंस गया था, इनका अपमान हुआ था एक प्रकार से। तो इन्होंने उस जवाब में कहा था, जायसी क्योंकि बड़े विद्वान थे और बड़ी समझ रखते थे, तो इन्होंने तुरंत, जब शेर शाह सूरी इनके काने होने पे, इनके कुरूप होने पे जब हंसा था, तो इन्होंने कहा था कि तुम किस पे हंसते हो, मुझ पे हंसते हो या उस परमात्मा पे, उस ईश्वर पे हंसते हो जिसने मुझे बनाया है। क्योंकि अगर तुम मुझ पे हंस रहे हो तो ये मैंने तो अपना रूप खुद बनाया नहीं है, बनाने वाला जो है तो वो तो ईश्वर है। तो इसका मतलब तुम ईश्वर पे हंस रहे हो, क्योंकि ईश्वर से ज़्यादा अच्छे हो तुम बनाने में, क्योंकि तुम हो सकता है ज़्यादा अच्छे इंसान बना सको, क्योंकि ईश्वर ने अगर मुझे ऐसा बनाया तो कोई तो कारण रहा होगा। तो अब जब इस तरह की इन्होंने बात कही, तो शेर शाह सूरी को बड़ा ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि
बड़ा दुख हुआ कि मैंने ये क्या कह दिया, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान थे और कहा कि, और वो कविता वाली लाइन आपको मिल जाएंगी, मोही हंसे ही कि को रही, है ना, करने वाले पे, बनाने वाले पे हंस रहे हो या मुझ पे हंस रहे हो तुम। तो अब ये तो बहुत गहरी बात हो गई ना। और जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी के रूप को देख के हंस रहा है या किसी को असुंदर मान रहा है तो उससे पूछो सीधा कि तुम मुझ पे हंस रहे हो, मैं असुंदर हूँ इसलिए मुझ पे हंस रहे हो, या मेरा मजाक इसलिए उड़ा रहे हो कि मैं असुंदर हूँ, या ईश्वर का मजाक उड़ा रहे हो तुम। क्योंकि हर व्यक्ति को बनाने वाला तो ईश्वर है ना। वो किस रूप देगा, किसको क्या रंग देगा, किसके क्या चीज़ें होंगी, ये तो सब ईश्वर के हाथ में है। तो जब ईश्वर के हाथ में सारी चीज़ें हैं और किसी के हाथ में कुछ नहीं है, आप अगर गलती से सुंदर पैदा हुए हैं, या मान लो मैं बहुत कुरूप पैदा हो गया हूँ, तो इस कुरूपता में मेरा तो कोई योगदान नहीं है, मैं तो नहीं। अब हर आदमी के पास अगर ऑप्शन हो कि वो कैसा दिखना चाहता है, और आजकल तो लोग ऑप्शन, जब सर्जरी कर करके भी आदमी अपने आप को सुंदर बना रहे हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो सर्जरी वाले पे तो हंसा जा सकता है, क्योंकि भाई वो तो खुद अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश में लगा पड़ा है। लेकिन जो ईश्वर का बनाई हुई चीज़ है उस पर तो आप नहीं हंस सकते। तो यही उत्तर दिया था जायसी ने शेरशाह सूरी को, और शेरशाह सूरी बेहद अपमानित हुआ था फिर कि ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो चाह रहा था अपमान करना जायसी का, और जायसी ने ऐसा उत्तर दिया कि खुद ही शेरशाह सूरी को लज्जा आ गई कि ये तो बहुत ही गलत बात कह दी इतने अच्छे पहुँचे विद्वान से। ठीक है, अब आते हैं हम जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, रचनाएं बहुत अलग अलग हैं, लेकिन हम उस डिटेल को भी थोड़ा सा अगर देखें तो देखिए, पहले तो हम बात करते हैं अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं वो 3 हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? दिखाई दे रहा है आपको? जी सर। ठीक है, कोई साथी बहुत लेट जुड़ा होगा, अब ये कट नहीं पा रहा है तो करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो शुक्ल के अनुसार एक तो रचना है इनकी पद्मावत, महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है, हमारे सिलेबस में लगी है। फिर है आपकी आखिरी कलाम, और तीसरी रचना है शुक्ल के अनुसार अखरावट। अखरावट, ठीक है, ये जो है इनकी तीसरी रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। शुक्ल ने इनकी 3 ही रचनाएं मानी हैं। ठीक है, तो या तो ऐसे पूछ ले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कितनी रचनाएं मानते हैं, जैसे कि 3 रचनाएं मानते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा। फिर भी ये तीनों रचनाएं तो आपको याद रखनी ही रखनी है। कौन कौन सी? पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। एक विद्वान हुए हैं सैयद मोहम्मद अली। सैयद मोहम्मद अली के अनुसार कितनी रचनाएं हैं? ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं बताई हैं, सबको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक बार नाम देख लें। तो पहले तो पद्मावत मिल जाएगी, ठीक है, आधा दा है, ये हलंत का चिन्ह है, इसको हम ऐसे भी लिख देते ना पद्मावत, ठीक है, ऐसे भी मिलेगा। तो ये दा के साथ माँ आपका मिल जाएगा, ठीक है, पद्मावत। तो हम माँ को अलग करके लिख रहे हैं, इसलिए हलंत लगाया हुआ है यहाँ। पद्मावत मिलेगी आपको, सैयद मोहम्मद अखरावट मिलेगी, एक मिलेगी
सखरावट, इनको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बस एक बार देख लीजिए नाम बस। खुरवानामा, फिर मिलेगी आपकी मोराई नामा, फिर मिलेगी मुकरानामा, फिर मिलेगी इतरावट। ये सब कौन बैठा है? सैयद मोहम्मद अली कह रहे हैं कि ये सारी रचनाएं इनकी हैं। फिर मिलेगी चंपावट, फिर मिलेगी मटकावट, फिर मिलेगी इनकी चित्रावट, फिर मिलेगी मुखरानामा, है ना, पोस्तीनामा, एक रचना मिलेगी होलीनामा, और आखिरी कलाम। ठीक है, ये ऐसी रचनाएं मानी मोहम्मद सैयद मोहम्मद अली ने कि ये जो रचना है जायसी की रचना है। तो इनका कोई मतलब नहीं है, मकरावट, अखरावट, चित्रावट, पद्मावट ये नहीं पूछी जाती हैं। हमें 3 रचनाओं पर बहुत फोकस करना है। एक तो पद्मावत को नहीं भूलना है क्योंकि हमारे सिलेबस में लगी है, दूसरी आप अखरावट को नहीं भूलेंगे, और जो अंतिम रचना है आखिरी कलाम, आप इसको भी नहीं भूलेंगे। ये 3 रचनाओं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है, पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट, इन तीनों रचनाओं को ही आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये इतने सारे नाम इसलिए लिखवा दिए कि हाँ ऐसी कुछ रचनाएं जायसी ने लिखी हैं, वो भी सैयद मोहम्मद अली के अनुसार। बाकी जो नागरी प्रचारणी सभा कहाँ है? काशी में है। ये क्या कहती है? या फिर आपकी द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाली बात जो हम बात कर चुके हैं, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कहाँ बात करिए अगर आपको याद आ रही हो तो ये बात जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास में है ना। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कहाँ से है? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से ही प्रकाशित हुआ था, ठीक है, उस संदर्भ में हमने बात करी थी। ये जो पत्रिकाएं हैं ये जायसी की लगभग 20 रचनाओं की बात करते हैं कि जायसी ने 20 रचनाएं बताई हैं, जिसमें आपकी पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावटी तो नाम मिलेंगे, इसके अलावा चित्ररेखा मिलेगी, है ना, धनावत मिल जाएगी, 108 नाम से मिल जाएगी रचना, है ना, एक नैनावत के नाम से भी मिल जाएगी इनके अनुसार, ठीक है। बहुत सारी रचनाओं की बात करेंगे, लेकिन इन्होंने 20 रचनाओं की बात करी, तो आपको वो याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक नैनावत, एक कन्हावत, इसकी भी बात करते हुए आपको ये दिखाई देंगे कि इस तरीके से आपको देखेंगे 20 रचनाएं इन पत्रिकाओं के अनुसार हो जाएंगी जायसी की, ठीक है। तो बस ये इतना ही है कि इसको आप कि ऐसी कुछ रचनाएं जायसी ने लिखी हैं, जैसे कहनावत, नैनावत, ठीक है। अब आते हैं हम जो इनकी मुख्य रचनाएं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें हमें नहीं भूलना है, वो तीनों रचनाएं पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, ठीक है। याद रख सको तो, अगर रख सको तो चित्ररेखा भी रख सकते हो, रख सको तो एक कन्हावत को भी रख सकते हो याद, है ना, और एक जो है इसके ऊपर वाली जो है नैनावत उसको भी रख सकते हो, रखना चाहो तो। चित्ररेखा कभी कभी परेशान कर देती है क्योंकि आपको भगवती चरण का उपन्यास आपको चित्रलेखा के नाम से मिलेगा। जब हम उपन्यास विधा पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि ऐसी रचना जायसी लिख सकते हैं। तो हाँ, ये जायसी की रचना है चित्ररेखा। एक बार घुमाने के लिए 3-4 ऑप्शन में ये रचना रख दी गई थी कि बताइए जायसी की इनमें कौन रचना नहीं है, तो अब लोग चित्ररेखा समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये भी कोई जायसी की रचना है। तो इस तरीके से आप चाहें तो 4-5 रचनाओं को नाम जरूर याद रख सकते हैं, लेकिन 3 ही आपके लिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है, पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट, वही तीनों बहुत महत्वपूर्ण है टीजीटी और पीजीटी के दृष्टिकोण से। आते हैं हम अपनी मुख्य रचना की तरफ, उसको अलग से पेज पे लिख लेते हैं। इसकी जानकारी आपको जितनी भी मिले सबको याद रखना है। पद्मावत, ठीक है, ये जायसी की मुख्य रचना है। क्या है ये? एक प्रबंध काव्य है, ठीक है, प्रबंध काव्य है ये।
जिसे आप महाकाव्य कहते हैं, एक प्रकार से वो प्रबंध काव्य है। कब लिखी गई ये रचना? तो ये आपकी 1540 ईस्वी में ये रचना लिखी गई थी। ठीक है, और वैसे तो वो, क्योंकि हम तो इसको सन में निकालते हैं, और जायसी तो खुद ये कहते हैं कि मैं इसको कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, वो हिजरी वाला जो इस्लामिक कैलेंडर है वो हिजरी से चलता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि 927 हिजरी, है ना, 927 हिजरी में जो है मैंने इसकी रचना शुरू करी थी लिखनी, और लगभग मुझे इसे कितने साल लगे थे जायसी के अनुसार, वो कहते हैं कि 20 साल में, और 20 साल में ताजमहल भी बना है, तो 20 साल में आपकी पद्मावत भी लिखी गई है। तो इसका मतलब 27 से कब तक लिखी जाएगी, यानी 947 हिजरी तक का जो समय है, वो कहते हैं कि मैंने लगभग 20 साल में ये रचना पूरी की है। ठीक है, ये जायसी के अनुसार ही है वो। और ये बात हमें कहाँ मिलती है कि अगर आप पद्मावत में ही पढ़ेंगे, ये आपको मिल जाएगा छंद सन 900, यानी सन कितने हैं 900, सन 927 कहा, 27 कहा, कथा आरंभ बैन कवि। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैंने ये कथा कब आरंभ कर दी है, 927। अब 927 क्या है, तो ये 927 ईस्वी नहीं है बल्कि हिजरी है उनके अनुसार, क्योंकि हिजरी कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल सही डेट बनती है वो, कि इस आधार पर वो रचना कर रहे थे 927 हिजरी पे। ठीक है, और कब पूरी हो गई, तो 20 साल लगे इसको पूरा होने में, 947 हिजरी में ये रचना आपकी पूरी हो जाती है। ठीक है, क्या है इस रचना की खास बात, तो आपको इस रचना में सबसे मेन चीज़ जो है वो इतना ज़रूर याद रखनी कि इस रचना के सर्ग कितने हैं। ठीक है, तो सर्ग है इसमें 57, जरूर याद रखिए 57 सर्गों की रचना है। और इसको सर्गों को क्या कहा गया है, तो आपने पढ़ा होगा ना, नागमती वियोग खंड, नागमती वियोग खंड। ठीक है, ये सुना है, तो ये खंड ही है, सर्गों का नाम क्या है इसमें, खंड। तो इसका मतलब कितने हैं, यानी 57 57 सर्ग जो हैं, यानी 57 खंडों में ये रचना आपको दिखाई देगी। इसीलिए ये पूछा जा सकता है कि बताइए पद्मावत में सर्गों को क्या कहा गया है, क्या समय कहा गया है, क्या प्रकाश कहा गया है, क्या खंड कहा गया है, या कांड कहा गया है। ठीक है, अब ये सारी अलग अलग रचनाएं, खूब बात हो चुकी है इनमें कि खंड आपको जब पद्मावत में मिलेगी, कांड आपको जब रामचरितमानस में मिल जाएंगे, है ना, प्रकाश में आपको रामचंद्र का मिलेगी, समय में जो है आपको पृथ्वीराज चंद्रवरदाई की जो पृथ्वीराज रासो है वो समय में मिलेगी, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ। ठीक है, तो समय पृथ्वीराज रासो की हो जाएगी, प्रकाश जो है आपकी केशव दास के जो रामचंद्र का है उसमें प्रकाश है। खंड कहाँ दिखाई देंगे आपको, पद्मावत की, जायसी की पद्मावत में खंड दिखाई देंगे। और कांड कहाँ मिलेंगे आपको, कांड मिलेंगे रामचरितमानस में, तुलसी के यहाँ पे कहते हैं ना अयोध्या कांड, तो कांड आपको रामचरितमानस में मिलेंगे, खंड मिलेंगे आपको जायसी की पद्मावत में। समय कहाँ मिल रहे हैं आपको, चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, तो ऐसे पूछा जा सकता है कुछ भी घुमा के यहाँ से। तो इस प्रकार से देखेंगे हमें आपको इसमें 57 खंड इस रचना में दिखाई देंगे। क्या है पहले खंड में, महत्वपूर्ण एक दो जो खंड है इसके जो महत्वपूर्ण है, तो पहले खंड में तो बिल्कुल स्तुति है, मसनवी शैली का पूरी वो स्तुति है ना, ईश्वर की स्तुति, पैगंबर की स्तुति, फिर अपना आत्म परिचय, साहिब वक्त की स्तुति, फिर आत्म परिचय, वो पूरी जो मसनव शैली है वो आपको मसनवी शैली दिखाई देगी। तो पहले खंड में आपको क्या मिलेगी, स्तुति मिलेगी, प्रार्थना मिलेगी ईश्वर की। दूसरे खंड में क्या है, द्वितीय खंड की बात करेंगे तो इसमें ही मिलेगा आपको सिंगल दीप खंड, यही है जो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा खंड सिंगल दीप। ठीक है, यहाँ की कौन है, पद्मावती सिंगल दीप की है, तो ये सिंगल दीप खंड है। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा या तृतीय आप कह सकते हैं, तीसरा या तृतीय खंड,
तो ये क्या है, इसमें मिलेगा आपको नागमती वियोग खंड, जो बहुत महत्वपूर्ण खंड है, ठीक है। और सत्तावन जो लास्ट है, 57वां खंड, तो वो क्या है, वो पद्मावती नागमती सती खंड के नाम से है, कि दोनों जो स्त्रियां हैं वो क्या कर रही हैं, पद्मावती और नागमती दोनों मिलकर क्या कर लेंगी, सती हो जाएंगी, जौहर कर लेंगी, अपने आप को आग के हवाले कर देंगी। तो ठीक है, वो आपको इस अंतिम खंड में दिखाई देगा कि दोनों उन्होंने जो है आत्मदाह कर लिया है। तो ये जो चीज़ है आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, आगे भी बात करेंगे। तो ये पद्मावत की पहली बात 540 की रचना है, वो 1540 की रचना है, प्रबंध काव्य है, और उनके अनुसार तो हिजरी में शुरू कर रहे हैं, वो 927 हिजरी से शुरू करके 947 हिजरी तक जा रहे हैं, यानी 20 साल में ये रचना लिख के पूरी कर पा रहे हैं वो, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सर्ग कितने, 57 सर्ग आपको इस रचना में दिखाई देंगे। और सर्गों को क्या कहा गया है, तो सर्गों को कहा गया है पद्मावत में खंड। अब देखते हैं हम पद्मावत जो है हमारी, उसका कथानक कैसे है। पद्मावत के कथानक के भाग कह सकते हैं, ठीक है। क्या भाग हैं उसके, तो देखिए पहले तो, क्योंकि हम उसको आधा आधा कर दें, तो पूर्वार्ध वाला भाग है, पूर्वार्ध भाग, ठीक है। और फिर कर सकते हैं बाद वाला उत्तरार्ध, ठीक है। उत्तरार्ध भाग, उत्तरार्ध वाला आधे के बाद का, जो बाद वाला भाग है और जो आधे से पहले का वो पूर्वार्ध है, और बाद वाला उत्तरार्ध है, ठीक है। पूर्वार्ध में क्या मिलेगा आपको, पहला जो पहला हिस्सा है पद्मावत का, वहां आपको क्या मिलेगा, तो यहां मिलेगा आपको रतन सेन का पद्मावती से विवाह। एक तो ये चीज मिलेगी आपको कि रतन सेन का पद्मावती से विवाह हो रहा है, यहां तक की कथा आपको इस रचना में दिखाई देगी। और विद्वान कहते हैं कि ये जो पद्मावती तक का विवाह है रतन सेन का, यही अधिकांश पद्मावत का प्रमाणिक भाग है, प्रमाणिक भाग है, यानी यही जायसी के द्वारा लिखा गया सबसे ज्यादा प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है। कविता के संदर्भ में बात हो रही है, प्रमाणिकता का मतलब यही है कि कविता के संदर्भ में ज़्यादा अच्छी जो कविता है या जो प्रमाणिकता है जायसी की, वो पद्मावत के पूर्वार्ध वाले भाग में, यानी जो आधे से पहले का भाग है, जहाँ पर रतन सेन का पद्मावती से विवाह होता है, वहाँ तक की जो कथा है वो अधिकांशतः विद्वानों ने प्रमाणिक मानी है और अच्छी रचना मानी। उसके बाद ये जो आपको उत्तरार्ध वाला भाग है, ये क्या है, तो विवाह के इतर जो भी कुछ होगा जीवन में घटित, आप ये कह सकते हैं विवाहोत्तर जीवन की कथा, यानी विवाह के बाद, विवाहोत्तर का मतलब क्या हो, उत्तर मतलब बाद में, विवाह के बाद में, ठीक है, ये संधि है, ठीक है। तो विवाहोत्तर जीवन की कथा आपको यहाँ पर मिलेगी। और विद्वान कहते हैं कि ये जो बाद की जो रचना है, यहीं पर आपको ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलेगी, यानी ये थोड़ा इतिहास से संबंधित हो जाता है, तो ऐतिहासिक खंड है एक प्रकार से, ये इतिहास वाली चीज़ों की तरफ ज़्यादा दिखाई देगा, है, क्योंकि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी दिखाई देगा, यानी इतिहास के पात्र आपको यहाँ दिखाई देते हैं। उधर तो आपको प्रमाणिकता या कविता का ही रूप अधिकतर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये तो रही हमारी कथा की बात कि कथा कैसे दो भागों में चलती है। बात अगर हम करें कि जैसे पात्र हैं कुछ, और यही समासोक्ति और अतिशयोक्ति, ये जो पूरा भाव चलेगा कविता में, ये पूरी बहस है ना कि पद्मावत समासोक्ति है या अतिशयोक्ति है, तो वो हम बाद में उसको देखेंगे कि वो किस तरीके से चीज़ें, पहले भी हम ये समझते हैं कि इसको कैसे देखें, इसमें पात्र कौन कौन है ना, और वो किस चीज़ के प्रतीक हैं, यानी वो असल में क्या है। तो जैसे चित्तौड़ की बात करेंगे,
चित्तौड़ कौन सी जगह है? चित्तौड़ है, राजा रतन सेन कहाँ के हैं? चित्तौड़ के हैं। तो ये माना गया कि ये जो चित्तौड़ है ये क्या है? ये है शरीर, है ना? किसका शरीर? ये प्रतीक है कि किसी का शरीर है चित्तौड़। फिर बात आएगी रतन सेन की। पात्र का ये जगह का नाम है ना, तो रतन सेन क्या हो जाएगा इस प्रतीक में? तो वो मन का प्रतीक है, मन, या आप उसे आत्मा कह सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त फिर आएंगे नागमती, ये भी एक पात्र हैं, इनकी पहली पत्नी है रतन सेन की। इन्हें किसका प्रतीक माना गया है? सांसारिक बुद्धि का, सांसारिक बुद्धि का प्रतीक माना गया है इसमें। ठीक है। इसके अलावा जो मुख्य नायिका हैं वो हैं आपकी पद्मावती। इसे किसका प्रतीक माना गया है? तो ये जो ईश्वर है ना, यानी आप इसको कह सकते हैं कि रागात्मक बुद्धि। या आप इसको कहेंगे परमात्मा। ठीक है। उस तरीके की चीजें आपको दिखाई देंगे। और सिंगल द्वीप, जैसे चित्तौड़ शरीर होगा, सिंगल द्वीप आएगा। इसे किस चीज का प्रतीक माना गया? तो इसको हृदय का प्रतीक माना गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ कोई चीज शरीर है, ये सब मिलकर ही तो फिर एक प्रकार से रूप बनेगा ना, कि कोई शरीर है, कोई मन है, कोई हृदय है, कोई रागात्मक बुद्धि या परमात्मा है, कोई सांसारिक बुद्धि है ना। तो इस तरीके का भाव आपको दिखाई देगा पद्मावत में। ठीक है। एक दो प्रतीक और रह गए हैं तो उनको भी देख लीजिए। जैसे इसमें गुरु कौन है? गुरु का प्रतीक कौन है? तो गुरु का प्रतीक दिखाएंगे आपको तोता। और तोता का क्या नाम है पूरा? हीरामन। ठीक है। हीरामन तोता गुरु है इस रचना में प्रतीक के तौर पे। इसके बाद एक और पात्र मिलेगा आपको, राघव चेतन, ये भी आपको मिलेगा। इसे किसका प्रतीक माना गया? तो इसे शैतान माना गया कि ये शैतान है। और एक मिलेगा आपको अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को किसका प्रतीक माना गया है? तो इसको माया कहा गया है, माया। ठीक है। तो गुरु हो गया हीरामन तोता, शैतान हो गया राघव चेतन, अलाउद्दीन खिलजी माया हो गया, चित्तौड़ शरीर है इसमें, रतन सेन मन है। मन मतलब आत्मा। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यही प्रेम करेगी ना, तो ये रतन सेन ही प्रेम करेगा पद्मावती को। फिर नागमती सांसारिक बुद्धि है, पद्मावती रागात्मक बुद्धि या परमात्मा है, और सिंगल द्वीप जो है इसका हृदय है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा रूप कि कैसे, मतलब अब इसके आधार पर ही समासोक्ति हो जाती है कि ये रचना सीधे सीधे किसी और की बात करती है, सॉरी अन्योक्ति हो जाएगी क्या ना, अन्य की बात करेगा तो ये अन्योक्ति कहा गया इसको, और इसके आधार पर समासोक्ति कहा गया, और इन प्रतीकों के आधार पर ही इसको अन्योक्ति कहा गया। अन्योक्ति का मतलब ही क्या है कि जिसका अर्थ कहीं और जाके निकले। ठीक है। वो हम जब विस्तार से पद्मावत पढ़ेंगे तब वहाँ बातचीत करेंगे पूरी। तो ये उनके प्रतीकों को आपको जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है। और शुक्ल भी यही बात करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी यही बात मानी है कि पद्मावत क्या है शुक्ल के अनुसार? प्रतीक योजना है ना, और उनमें थोड़ा बहुत रूप परिवर्तन है, लेकिन वो यही कहते हैं कि भाई सीधे सीधे कि आत्मा है। कौन है आत्मा? रतन सेन है आपके। और परमात्मा कौन है? वो है आपके पद्मावती। पद्मावती आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि ये जो प्रतीक है इनमें थोड़ा बहुत आंशिक, क्योंकि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि रसन तन तो मन के प्रतीक हैं, है ना, और पद्मावती रागात्मक बुद्धि के प्रतीक हैं। तो यही मन यानी यही आत्मा है, और यही जो रागात्मक बुद्धि है यही पद्मावती परमात्मा का रूप है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और ये भी माना गया कि आत्मा परमात्मा तो यही है ना एक प्रकार से, इसी को पाने के लिए पूरा खेल है। ठीक है।
इसके अतिरिक्त आप और क्या याद रखेंगे? देखिए पद्मावत के बारे में एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि इसकी भाषा क्या है। तो जैसा अभी तक हम पढ़ते आए हैं उस अवधि, लेकिन यहाँ ये नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे कि बताइए पद्मावत की अवधि कैसी है। कैसी अवधि है मतलब ठेठ अवधि। ठेठ मतलब ग्रामीण अवधि। जबकि आप जब रामचरितमानस पढ़ेंगे उसकी भी भाषा कौन सी है? अवधि है। लेकिन ये जो अवधि है वो कौन सी अवधि है? ये साहित्यिक अवधि है ना? साहित्यिक अवधि के रूप में आपको दिखाई देगी। ठीक है, साहित्यिक अवधि इसको माना गया है, यानी ये शुद्ध या मानक रूप में आपको अवधि रामचरितमानस की दिखाई देगी, पढ़े लिखों की भाषा जैसे आप कह सकते हैं। लेकिन पद्मावत की जो अवधि है वो ठेठ अवधि है, ग्रामीण भाषा है, गांव के लोगों की बोली है। इसीलिए पूछा जाता है कि बताइए पद्मावत की अवधि कैसी है। तो ये ठेठ अवधि में, ग्रामीण अवधि में लिखी गई रचना है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज इसमें क्या है कि जब 7 चौपाई होंगी, ठीक है, 7 चौपाई के बाद में आपको एक दोहा, कड़वक की शैली में इस तरीके से एक दोहा का प्रयोग, यानी 7 चौपाई रखने के बाद एक दोहा रख दिया जाएगा। 7 तो चौपाई मिलेंगी आपको और फिर अंत में एक दोहा मिलेगा। और इसी की कड़वक शैली जो अपनाई है यही वो शैली है कि 7 चौपाइयों के बाद में एक दोहा आपको इस रचना के अंतर्गत दिखाई देगा। पहले 7 चौपाइयाँ आएंगी किसी छंद में और फिर अंत में एक दोहा, फिर एक छंद शुरू होगा तो उसमें 7 चौपाई आ जाएंगी, फिर अंत में एक दोहा। तो इस तरीके से ये जो रूप है आपको दिखाई देगा पद्मावत में, काव्य रूप, कि किस तरीके से रचना करी जा रही है, यानी चौपाइयों का प्रयोग कैसे किया। 7 चौपाई एक बार एक साथ आएंगे और उसके बाद में एक नीचे दोहा रख दिया जाएगा। ये वाला रूप आपको दिखाई देंगे। पद्मावत में एक ईश्वर की बात है, इसका मतलब मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है या उसकी निंदा की गई है, यानी मूर्ति पूजा की निंदा आपको इस रचना में दिखाई देगी। पहले बात कर चुका हूं, इसी से संबंधित है कि पद्मावत का साहेबवक्त कौन है। तो साहेबवक्त किसने मजाक उड़ाया था? शेरशाह सूरी ने। तो उस वक्त शासन कौन कर रहा था? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी इसका साहेबवक्त हो जाएगा। इसी की प्रशंसा भी इसने की है इसमें पद्मावत में कि शेरशाह दिल्ली सैतानू चौखंड तपे जसमानू। तो शेरशाह की बात करते हुए ये आपको कविता में दिखेंगे, उसकी स्तुति करते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त पद्मावत में जब पद्मावत आप पढ़ेंगे और पद्मावत का 12 मासा पढ़ेंगे आप, 12 मासा समझते हैं ना कि 12 महीनों का वर्ण, नागमती वियोग खंड में पूरा 12 मासा है, क्योंकि रतन सेन तो चला गया पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, नागमती उसकी पत्नी है, अब घर पे है, तो उसको अपने पति की याद आ रही है और वो पूरी साल का जो उसका पूरा रोना है, उसका वियोग है, वो आपको पद्मावती नागमती वियोग खंड में दिखाई देगा। और वहीं आपको 12 मासा दिखाई देगा, 12 मासाओं का पूरा वर्णन मिलेगा कि किस महीने में क्या क्या स्थिति है घर की, घर कैसे टूट कर जर्जर हो गया है, उसके पति के बिना उसकी कैसे कैसी यादें आती हैं, तो वो पूरा वियोग आपको नागमती का दिखाई देगा। तो पद्मावत में जो 12 मासा है, ये पूछा गया है एक बार कि कहाँ से शुरू होता है, तो ये आषाढ़ से शुरू होगा। और कैसे याद रख सकते हैं? मोहन राकेश का एक नाटक है, मोहन राकेश का एक नाटक बेहद प्रिय नाटकों में से एक है, जिसे मैं कितनी बार पढ़ चुका हूँ मुझे खुद भी याद नहीं, और वो है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि ये जो नाटक लिखा गया है मोहन राकेश का, आषाढ़ का एक दिन, 12 मासा पद्मावत में किस महीने से शुरू होता है? तो वो आषाढ़ महीने से ही शुरू होता है, बरसात के बाद महीना होता है ये। ठीक है, आषाढ़ में बारिश होती है, तो आषाढ़ महीने से जो है
पद्मावत का 12 मासा वर्ण शुरू होगा। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, है ना, नागमती वियोग खंड शुरू ही वहीं से होता है कि आषाढ़ चढ़ गया है, बादल चढ़ाए हैं और गगन में क्या हो रहा है, घनघोर बादल छाए हुए हैं और आसमान गरज रहा है। नागमती वियोग की पहली ही लाइन वो आपको याद होंगी। इसके अतिरिक्त पद्मावत की और एक खास बात आप याद रखेंगे, वो क्या है, हमारे शुक्ल जी कहते हैं, अच्छा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये जो रचना है पद्मावत, ये भक्ति काल का क्या है, कि ये भक्ति काल का वेद वाक्य, वो कहते हैं इसको, क्या कहा उन्होंने, भक्ति काल का वेद वाक्य, ये प्रयोग किया है उन्होंने। और कहते हैं कि ये अन्योक्ति नहीं है बल्कि समासोक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है इसको, समासोक्ति, ठीक है, इन्होंने अन्योक्ति इसको नहीं कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समासोक्ति ही कहा है इस रचना के लिए, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भाषा ठेठ हिंदी ठेठ अवधि है। जब ठेठ अवधि भाषा है तो आपको मिलेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह। क्या कहेंगे बच्चन सिंह, इसकी भाषा के बारे में, पद्मावत के बारे में बच्चन सिंह कहते हैं पद्मावत की अवधि पद्मावत की अवधि अर्धान है। अवधि का अर्धान क्या मतलब है, ये अर्धान यानी ये अवधि भाषा की अगर कहीं आपको अर्धान मिलेगी, अर्धान मतलब सुगंध, खुशबू, है ना, तो आपको सुगंध यही है, ये अवधि भाषा की सुगंध अगर कहीं देखनी है तो आपको पद्मावत में जाना चाहिए। वहाँ पर लोक में कैसे अवधि बोली जाती है, समाज में, ग्रामीण समाज में कैसे अवधि बोली जाती है, कैसी भाषा का प्रयोग होता था, अवधि भाषा की अगर कहीं से सुगंध लेनी है, अर्धान लेना है आपको, तो पद्मावत पढ़नी चाहिए। यानी पद्मावत की अवधि की अर्धान कहते हैं वो, कि पद्मावत जो है वो अवधि का अर्धान है ना, यानी अवधि भाषा की सुगंध है, इतनी अच्छी उसकी तारीफ करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखेंगे। समासोक्ति की बात है ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, कि रचनाकार जो है सीधी सीधी भी बात करा और उसका कोई एक समास अर्थ, सामासिक अर्थ है ना, कोई अर्थ और भी गुथा हुआ है उसके भीतर, तो वो सामासिक अर्थ का रूप यानी समास, क्योंकि समानोक्ति है वो, समासोक्ति है ना, तो समास भी कैसे प्रकार का, एक प्रकार से अर्थ ही होते हैं उसमें छिपे हुए, तो उस तरीके की बात वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल करेंगे। उस चीज़ पे हम अलग से बात करेंगे जब हम उसको पढ़ेंगे पद्मावत को, ठीक है। वहीं पे पढ़ते हुए बताएंगे कि ये इस लाइन में कैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। अब देखिए ये जो पद्मावत है आपकी, इस रचना के बारे में आलोचकों के अलग अलग मत हैं। मत या कथन कह सकते हैं कि क्या उन्होंने इस रचना के बारे में कहा है। सबसे पहली बात, डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं इस रचना के बारे में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि पद्मावत जो है सूफी काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है, कि अगर सूफी काव्यधारा का कोई नेतृत्व करता है कोई रचना,
उसका प्रतिनिधित्व करती है तो वो है आपकी पद्मावत। सूफी काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना पद्मावत है। ये विचार है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। ठीक है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं इसके बारे में, बस यहीं पे ख़त्म करेंगे, 5 मिनट और। सर और एक बार बताइए ना, रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ये कहते हैं कि पद्मावत जो है वो सूफी काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना है। प्रतिनिधि है ना, रचना मतलब कि ये प्रतिनिधित्व करती है। अगर सूफी काव्य धारा को समझना हो तो उसका लीडर कौन है रचनाओं के आधार पर, तो सबसे पहला लीडर जो नेता है, जो रचना, प्रतिनिधि का मतलब यही होता है ना, किसी का प्रतिनिधित्व करना, यानी उसकी आप जो है उसके बारे में बता रहे हैं, वो लीडर हैं आप एक प्रकार से। प्रतिनिधि का ही मतलब होता है ना, हमारे जैसे कहते हैं कि हमारे प्रतिनिधि चुन के आए हैं, यानी जो हमारी बात रखेगा आगे। तो मतलब यही है कि पद्मावत अगर सूफी काव्य जो परंपरा है पूरी, सूफी काव्य धारा जो है, सूफी काव्य धारा का की जो प्रतिनिधि रचना है, सूफी काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना है कौन सी, पद्मावत। ये बात कहते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा कि पद्मावत जो है वो सूफी काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना है। उस प्रतिनिधि का मतलब यह है कि अगर आपको सूफी काव्य धारा पढ़नी हो या समझनी हो तो आप एक रचना पढ़ लें पद्मावत, और आप समझ जाएंगे कि सूफी काव्यों ने या सूफी काव्य धारा में कैसी रचनाएं करी गई हैं। इसका मतलब ये है। ठीक है। ठीक है सारा, जिसने प्रश्न किया था समझ आया? जी सर, समझ गई। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? पद्मावत प्रेम मार्गी, प्रेम का मार्ग है ना, प्रेम मार्गी, बात तो वही होगी, सूफी है ना। प्रेम मार्गी काव्य धारा की सर्वाधिक, सबसे अधिक, ठीक है, सर्वाधिक प्रौढ़ मतलब एकदम वयस्क हो जानी। प्रौढ़ का मतलब होता है वयस्क होना, तो प्रौढ़ एवं सरस रचना है। यानी सबसे वयस्क रचनाओं में, सबसे ऊंची रचनाओं में अगर कोई आती है तो वो पद्मावती है। प्रेम मार्गी काव्य धारा की सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस रचना पद्मावत है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा इसे रूपक महाकाव्य कहा है। रूपक महाकाव्य कौन किसने कहा है? रूपक महाकाव्य है, यानी पद्मावत एक रूपक महाकाव्य है। ये बात आपको नगेंद्र कहते हुए दिखाई देंगे। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि रूपक महाकाव्य है पद्मावत। ठीक है। पद्मावत पे और भी बहुत सारी बात अभी हम करेंगे, तो कल करेंगे, क्योंकि विद्वानों ने अलग अलग क्या क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी और भी बात करेंगे, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये भी कहते हैं कि हिंदी का बड़ा काव्य, हिंदी का प्रथम बड़ा काव्य, वो इसी को कहते हैं। जबकि पहला महाकाव्य किसको कह रहे थे? वो पृथ्वीराज रासो को कहा है उन्होंने, शुक्ल ने, लेकिन यहाँ उन्होंने बड़ा काव्य कहा है, हिंदी का प्रथम बड़ा काव्य। तो इससे आप कंफ्यूज होकर पृथ्वीराज रासो की तरफ मत चले आना। उसे महाकाव्य कहा है, हिंदी का पहला महाकाव्य, इसे कहा है हिंदी का प्रथम बड़ा काव्य। ठीक है। और ये भी कह रहे हैं कि पद्मावत प्रेम मार्गी काव्यधारा की सर्वाधिक प्रौढ़ रचना है। कहते एक बार यही पूछा गया था कि बताइए हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य आचार्य शुक्ल ने किस रचना को कहा है। ये ऊपर ये लिख दिया था, हिंदी का प्रथम बड़ा काव्य किस रचना को, बड़ा महाकाव्य
किस रचना को कहा है। तो अब ये बड़ा शब्द से ध्यान नहीं दिया गया, लोगों ने ज़्यादातर पृथ्वीराज रासो के साथ गए सब, लेकिन वहाँ उत्तर सही क्या था, पद्मावत, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बड़ा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। वो उसे प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहते हैं। प्रथम बड़ा महाकाव्य जो है जायसी की पद्मावत को ही कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और डॉक्टर बच्चन सिंह की वो बात इसमें पिछले पेज पे थी कि ये जो अगर आपको वास्तविक अवधि कहीं देखनी है तो वो आपको कहाँ मिलेगी, जायसी के यहाँ मिलेगी। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार वास्तविक अवधि है ना, कि वास्तविक अवधि जायसी की ही अवधि है। उनके द्वारा जो लिखा गया पद्मावत है वो अवधि की अर्घान है। तो ये शब्द आएगा ना, अवधि की अर्घान। तो ये किसका शब्द है, ये है डॉक्टर बच्चन सिंह का। किसके बारे में, पद्मावत के बारे में। अवधि की अर्घान पूछा गया, बहुत कई बार पूछा गया कि अवधि की अर्घान डॉक्टर बच्चन सिंह ने किस रचना को माना है। तो लोग अधिकतर क्या करते हैं, रामचरितमानस के साथ चले जाते हैं, लेकिन वो रामचरितमानस के साथ नहीं, बल्कि ये आपको जायसी की रचना पद्मावत के साथ जाना है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कि वास्तविक अवधि जायसी की अवधि है, उनके द्वारा रचित पद्मावत अवधि की अर्घान है। अवधि भाषा की अर्घान अगर कहीं देखनी है, अर्घान का मतलब मैं बता चुका हूँ, सुगंध, अवधि की सुगंध देखनी है तो वो आपको पद्मावत में मिलेगी। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का विचार, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जब वो लिखते हैं वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।